अंग्रेजी में एक कहावत है, समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक। 165 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेफ्टिनेंट कर्नल PR सरंजामे की छाया में 1 अक्टूबर 1963 में फिरोजपुर फोर्ट में रेजिमेंट की रेजिंग हुई थी। रेजिमेंट को जन्मे 2 साल ही हुए थे और पाकिस्तान ने जंग की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। 3 सितंबर 1965 को रेजिमेंट को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश मिला। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात थी। 6 सितंबर दोपहर 2 बजे तक रेजिमेंट खालरा गन एरिया में युद्ध के लिए रेडी थी और शाम 7 बजे वो ऐतिहासिक घड़ी आई जब हमारी तोपों ने युद्ध में पहली बार फायरिंग की। हमारे फायर सपोर्ट की मदद से भारतीय सेना ने 7 सितंबर दोपहर 3 बजे तक हुडियारा ड्रेन को जीत लिया। इसके बाद रेजिमेंट ने सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना अगला गन एरिया घाविंडी गांव में ऑक्यूपाई करा। अगले 2 टारगेट्स के अटैक में बैटरी कमांडर मेजर HS सराव और सेकंड लेफ्टिनेंट उमर दराज ने घाविंडी गांव तथा रख हरदीत सिंह के अटैक में सेकंड लेफ्टिनेंट MR दिनेशन ने अचूक आर्टिलरी फायर मंगवाकर भारतीय सेना को जीत हासिल करवाई। पाकिस्तान की तरफ से हमारे गन एरियाज पर भारी गोलाबारी सारी रात चलती रही, लेकिन इस गोलाबारी के बीच भी 165 के बहादुर गनर्स लगातार दुश्मन पर फायरिंग करते रहे। बैटरी कमांडर कैप्टन BG शिवलय और FOO लेफ्टिनेंट MG सिंह ने अगले टारगेट बरखा कलान पर 7 सितंबर को आर्टी फायर मंगवाकर शाम 6:45 बजे तक जीत हासिल करवाई। इस दौरान हमारे 2IC मेजर बलबीर सिंह ने पाकिस्तान के और अंदर घुसकर लाहौर के पास हुडियारा गांव में एक नया गन एरिया सेलेक्ट किया। ब्रह्मनाबाद पर बैटरी कमांडर मेजर PC पुरी और FOO सेकंड लेफ्टिनेंट MR दिनेशन के जबरदस्त आर्टिलरी फायर सपोर्ट की मदद से 8 सितंबर को सुबह 9 बजे तक इस पर कब्जा कर लिया गया। बैटरी कमांडर मेजर HS सराव ने क्विक फायर प्लान बनाकर अगले टारगेट बरखा खुर्द पर रात 8 बजे तक जीत हासिल करवाई। 10 सितंबर को पाकिस्तान ने हमारे गन एरिया पर बहुत भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके कारण हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। युद्ध की फाइनल लड़ाई के लिए 165 ने अपना फायर प्लान शुरू कर दिया। फेज 1 में सेकंड लेफ्टिनेंट MR दिनेशन ने बरकी पर जोरदार गोलाबारी करवाई और रात 9:30 बजे मेजर PC पुरी ने रेडियो सेट पर जीत का कोड वर्ड फतेह ऐलान कर दिया। इसके बाद फेज 2 की लड़ाई में जोरदार गोलाबारी की मदद से इच्छोगिल कनाल पर कब्जा हो गया और जीत का ऐलान मेजर HS सराव ने अपने रेडियो सेट पर कोड वर्ड विजय बोलकर किया। लड़ाई के दौरान मेजर HS सराव को एक स्प्लिंटर ने घायल कर दिया था, पर वो बिना रुके आगे बढ़ते गए और युद्ध के आखिरी अध्याय को अंजाम दिया। युद्ध में वायरलेस सेट्स की बैटरीज डिस्चार्ज होने लगी और कम्युनिकेशन सेटअप खराब होने लगा। 11 सितंबर को हमारे एडजुटेंट कैप्टन VG नायक और नायब सूबेदार सूरज प्रकाश 10 फ्रेश चार्ज बैटरीज लेकर इनको पहुंचाने के लिए बीच युद्ध के मैदान में गए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जीप के नीचे एक बारूदी माइन आ गई और ब्लास्ट की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए इवैक्यूएट किया गया। 23 सितंबर 1965 को जब युद्ध समाप्त हुआ और सीज फायर की घोषणा हुई, उस समय पर 165 एक नई यूनिट नहीं थी, मंच चुकी थी। रेजिमेंट ने रेजिंग के 2 साल में ही, जिनमें 60% जवानों के पास मात्र 2 साल का अनुभव था, अपने अचूक और जोरदार फायर सपोर्ट से युद्ध में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेजिमेंट ने इस युद्ध के दौरान 10,288 राउंड्स फायर किए और बरकी की लड़ाई में जोरदार प्रदर्शन की यादगार के लिए रोमियो बैटरी का नाम बदलकर बरकी बैटरी रख दिया गया। 1965 में जीत की यादगार पर 165 रेजिमेंट ने शान से अपने नाम की स्पेलिंग ONE की जगह WON65 लिखना शुरू किया, because it was 1965 war and we are 165 unit. And yes, we won the 65 war, so we are now 165. 1971 में
पूर्वी पाकिस्तान से पलायन की समस्या एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी थी। पाकिस्तान से एक और युद्ध के संकेत मिल रहे थे। उन दिनों हमारी यूनिट देहरादून में थी। 9 अक्टूबर 1971 को शाम 4 बजे हमको मोबिलाइजेशन का हुक्म मिला और पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाने का जिम्मा सौंपा गया। शस्त्र पूजा करने के बाद रेजिमेंट युद्ध के लिए कूच कर गई और 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक रेजिमेंट मुक्तसर में तैनात हो गई। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हवाई हमले करके युद्ध की शुरुआत कर दी। दुश्मन को शस्त्र पूजा का प्रसाद चखाने का समय आ चुका था। 11 दिसंबर को रेजिमेंट ने फायर प्लान गर्म हलवा फायर किया और पाकिस्तान की बीओपी पीरेके पर कब्जा करने में सहायता की। एफओओ कैप्टन देविंदर सिंह और बैटरी कमांडर मेजर जीएस उबान ने दुश्मन की मोर्टार पोजीशन को अपनी आर्टिलरी फायर से बर्बाद कर दिया और उनके एम्यूनिशन डंप में आग लग गई और पाकिस्तान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगला टारगेट बीओपी किली साहू पर एफओओ कैप्टन आरएसएचआर नायडू के नेतृत्व में की गई अचूक आर्टी फायर से 13 दिसंबर शाम 8 बजे तक कब्जा कर लिया गया। फायर प्लान गरम हलवा के फायर से बीओपी गट्टी बरोला पर और बीओपी चुरका पर 17 दिसंबर को कब्जा कर लिया गया। कैप्टन देविंदर सिंह और कैप्टन रामेश्वर लाल बीओपी गट्टी बरोला और कैप्टन एके धोते ने बीओपी चुरखा के हमले में एफओओ ड्यूटी करी। 17 दिसंबर शाम 5 बजे 165 के जोरदार फायर सपोर्ट से 1.5 घंटे के अंदर बीओपी अमीन भानी को जीत लिया गया। 17 दिसंबर रात 8 बजे हमारे इलाके में सीज फायर का ऐलान हुआ, पर शर्मनाक शिकस्त से बौखलाए पाकिस्तान ने सभी नियमों के विरुद्ध जाकर कई बार हमला किया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी हमारे इलाके में युद्ध चलता रहा। 3-4 जनवरी 1972 की रात को पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ बीओपी किली साहू पर भारी गोलाबारी के साथ हमला कर दिया। बीओपी किली साहू पर हमारे एफओओ सेकंड लेफ्टिनेंट विनय कौल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन पर लगातार आर्टिलरी फायर मंगवाना जारी रखा और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की आर्टिलरी फायर से घायल होने के बाद भी हमारे साहसी सेकंड लेफ्टिनेंट विनय कौल डटे रहे और बीओपी किली साहू को तो बचा लिया, परंतु वो खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साथ ही ओआरए नारायण स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गए। 24 मार्च 1972 को हमको वापस जाने का हुक्म मिला और तब जाकर हमारे लिए लड़ाई खत्म हुई। ब्राह्मण रेजिमेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि हम युद्ध लड़ने और उसको जीतने के लिए ही बने हैं और यूनिट ने ब्राह्मणम सबलम कौशलम, जो कि भगवान परशुराम द्वारा ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, इसको अपने वॉर क्राई के तौर पर अपना लिया। इसके बाद 1976 में यूनिट जब दानापुर कैंट बिहार में थी और सितंबर के महीने में वहां पर भीषण बाढ़ आई थी, तब यूनिट ने अपनी सारी ताकत लगाकर सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों के साथ बाढ़ राहत कार्य में बिहार राज्य सरकार की बहुत मदद की थी और बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री JN मिश्रा जी ने हमारे यूनिट के सराहनीय कार्य की प्रशंसा स्वरूप हमको चांदी का प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। ये यूनिट के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात थी। यूनिट ने सिक्किम, दानापुर और जरानवाली गली में यादगार साल बिताए और धूमधाम से अमृतसर में अपना 25th रेजिंग डे मनाने के बाद सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा बनी। मार्च 1990 तक पूरी रेजिमेंट ग्लेशियर में डिप्लॉय हो चुकी थी। हमको यहां पर सहजरा गन पोजीशन को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पूरी मेहनत और लगन से पापा बैटरी ने सहजरा, जो दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी गन पोजीशन के नाम से जानी जाती है, उसको तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से 26-27 अप्रैल की काली रात को एक बहुत खतरनाक हिमस्खलन सहजरा गन पोजीशन पर आया और बर्फ के पहाड़ में दबने के कारण हमारे 12 जवान शहीद हो गए।
हिमस्खलन से बर्बाद हो चुकी सहजरा गन पोजीशन को पापा बैटरी ने अगले 23 दिनों में कड़ी मेहनत करके वापस पहले जैसा तैयार कर दिया। अगस्त 1990 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एसएफ रॉड्रिक्स, पीवीएसएम, वीएसएम, एडीसी और फर्स्ट लेडी मिसेस जीन रॉड्रिक्स हमारे शहीद हुए 12 जवानों को सलामी देने और उनकी रेजिमेंट की मेहनत की प्रशंसा करने ग्लेशियर में आए। रेजिमेंट के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात थी। जनरल हमारे फोर्थ कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके थे। उनके आने से हमारा मनोबल भी वापस आ गया था। पापा बैटरी का नामकरण इस साहसिक कार्य को अंजाम देने के लिए सहजरा बैटरी कर दिया गया। ग्लेशियर के टेन्योर के बाद यूनिट ने मेरठ, सेवक रोड और सांबा लोकेशंस पर अपने कार्यकाल को पूरा किया और 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद रेजिमेंट की 2 बैटरीज को बुनियार में और क्यूबिक बैटरी को ताजगन पोजीशन में ऑपरेशन पराक्रम के लिए डिप्लॉय किया गया। रेजिमेंट ने अपनी सटीक फायर से पाकिस्तान की चकोटी पोस्ट को नष्ट कर दिया और जबरदस्त अचूक फायरिंग से पाकिस्तान के मंडल गांव के नजदीक उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तहस नहस कर दिया था। ताजगन पोजीशन से अचूक और जोरदार गोलाबारी करने के सम्मान और यादगार के रूप में क्यूबिक बैटरी का नामकरण ताज बैटरी कर दिया गया। ऑपरेशन पराक्रम में दूसरी सपोर्टेड आर्म्स जो 165 के साथ डिप्लॉय थी, वो हमारी यूनिट की प्रशंसा करते हुए कुछ ऐसे कहती थी, चिंता की कोई बात नहीं है, 165 साथ में मौजूद है। जबरदस्त फायर करती है ये यूनिट, दुश्मन को फोड़ डालेगी। 2004 से 2008 बरेली टेन्योर के बाद रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश में हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन शांग्रीला पहुंची और मई 2008 से दिसंबर 2010 तक हमने अनगिनत सराहनीय कार्य करे कि यूनिट को आर्मी डे 2011 पर जीओसी इन सी ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन दिया गया। साइटेशन जीतने वाली यूनिट्स वही होती है जिनका प्रदर्शन पूरे टेन्योर में नंबर 1 का होता है और ये हर यूनिट का सपना होता है। अब से आगे हमेशा के लिए हमारी यूनिट के नाम के साथ साइटेशन का प्रशंसा प्रतीक चिन्ह जुड़ा रहेगा। ये दुर्लभ सौभाग्य सिर्फ गिनती की यूनिट्स के नसीब में है। यूनिट ने दुनिया के सबसे ऊंचे गबरला फायरिंग रेंजेस में -0 टेम्परेचर में 2 एनुअल प्रैक्टिस कैंप किए और ये दोनों आउटस्टैंडिंग जज किए गए। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बैटरी गन एरिया लोकेशन LGG को कड़ी मेहनत से अपग्रेड करके पक्के ओवरहेड प्रोटेक्शन के साथ रेजिमेंट गन एरिया में तब्दील किया। बर्फीली चोटियों पर 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर ऑफिसर और JCOOP लोकेशंस पूरे 2.5 साल हर दिन लगातार ऑक्यूपाई कर रखी LGG गन एरिया की गन्स को बेहद खतरनाक, संकरे और जानलेवा पहाड़ी रास्तों से उतारकर पूरे 16 साल बाद पुरानी गन्स को नई गन्स से चेंज किया और इस सब के अलावा अनेक और साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका संक्षेप में उल्लेख कर पाना संभव नहीं। साइटेशन जीतने के बाद हमने अपना सिद्धांत नेवर से डाई बना लिया, जो हमको हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहता है। 2011 से अगस्त 2014 तक यूनिट बीकानेर में रही और 2013 में 50 वर्ष पूरा होने पर धूमधाम से अपना गोल्डन जुबली रेजिंग डे मनाया। सितंबर 2014 से अक्टूबर 2017 तक यूनिट कश्मीर में तांगधार इलाके में रही। इस टेन्योर बहुत सारी जिम्मेदारियां यूनिट के हिस्से में आईं, जैसे कि LC गार्ड करना, CICT ऑपरेशंस, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन ड्यूटीज, रोड ओपनिंग प्रोटेक्शन ड्यूटीज, गन एरियाज और OP लोकेशंस ऑक्यूपाई करना। इन सब ड्यूटीज को हमने बखूबी पूरा किया। एक ऑपरेशन में रेजिमेंट ने आतंकवादियों के फिदायीन अटैक को विफल किया और दूसरे में इन्फेंट्री के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया। बेहद सर्दी वाला तथा अति संवेदनशील इलाका होने के बावजूद यूनिट ने तंगधार टेन्योर में कोई कसर नहीं रहने दी और अपनी सराहनीय कार्यों से बहुत प्रशंसा पाई। अक्टूबर 2017 के बाद आज तक हम वापस फिरोजपुर में हैं
1963 में हमारी रेजिंग यहीं पर हुई थी और आज हमने यहीं से अपनी शुरुआत करी थी। अपने सभी सीनियर्स और पुराने 165ers के बीच आज जब हम अपना डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं तो इस गौरवशाली इतिहास पर हमें बहुत गर्व होता है और हम 165ers आपसे ये वादा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि यूनिट की आन बान शान इज्जत और शोहरत जो हमें आपसे विरासत में मिली है इसको बरकरार रखेंगे और आपके आशीर्वाद से अपनी 165 को लगातार कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपका और यूनिट का मान बढ़ाते जाएंगे। जय हिंद। ब्रह्मणं सबलम कौशलम।